ओके, तो जो हमारा लास्ट वीडियो था उसके अंदर हम लोगों ने पढ़ लिया एंडोस्पर्म और हमने एम्ब्रियो पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे सीड। अब सीड हमें पता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फाइनल प्रोडक्ट सीड ही होता है। हमें पता है कि ओवरी जो है वो फ्रूट बन जाती है, तो आपका जो सीड है वो किससे बना हुआ होगा? ओव्यूल से बना हुआ। हम बोल सकते हैं कि जो ओव्यूल है जो फर्टिलाइज हो गया वही फर्टिलाइज ओव्यूल आपका सीड बन जाता है। करेक्ट। एक टिपिकल सीड की जब हम बात करते हैं जो कि फ्रूट के अंदर प्रेजेंट होता है, उसके अंदर 3 चीज़ें होती हैं। एक होता है उसकी आउटर कवरिंग जिसको आप बोलते हो सीड कोट, फिर होते हैं उसके अंदर कॉटिलिडन, अगर तुम्हारा मोनोकॉट है तो एक, और अगर डाइकॉट है तो 2, और एक होगा एम्ब्रियोनल एक्सिस जहाँ पे आपका एम्ब्रियो मिलने वाला है। ठीक है। फिर हम बात करते हैं कि जो कॉटिलिडन होते हैं या फिर जो एम्ब्रियो होता है वो यूजुअली सिंपल से स्ट्रक्चर्स है, जनरली थिक या स्वोलन होते हैं क्योंकि उनके अंदर खाना भरा होता है, जैसे कि लेग्यूम्स हो गया। ठीक है। एग्जाम्पल दे रखा है बेटा जी, 2 जो हमने एंडोस्पर्म जो पढ़ा था तब भी पढ़ा था कि 2 तरीके की सीड हो सकती है, एल्ब्यूमिनस सीड जिसको आप एंडोस्पर्मिक सीड भी बोलते हो, एंड नॉन एल्ब्यूमिनस सीड या फिर एक्स एल्ब्यूमिनस सीड या फिर नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। अब हमें पता है कि एल्ब्यूमिनस सीड वो है जिन्होंने ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट शायद पूरा एंडोस्पर्म यूज़ नहीं किया था और इसीलिए सीड के अंदर मेजॉरिटी में एंडोस्पर्म बच जाते हैं। एंडोस्पर्म इज़ नॉट कम्प्लीटली यूटिलाइज, सो दैट इज़ वाई इट इज़ रिटेन्ड। वहीं पे नॉन एल्ब्यूमिनस वो होती है जिसके अंदर एंडोस्पर्म जो बना था वो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के वक्त पूरा यूज़ हो गया। जब पूरा यूज़ हो गया तो कुछ बचा ही नहीं। करेक्ट ना। अब क्योंकि पूरा यूज़ हो गया तो वो कहाँ इकट्ठा होगा? तुम्हारे कॉटिलिडन के अंदर इकट्ठा होगा। तो नॉन एल्ब्यूमिनस वाले के जो कॉटिलिडन होंगे वो यूजुअली थिक और सूलन होते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल हो गया पी और ग्राउंडनट। एल्ब्यूमिनस जो हो गया उसके अंदर वो सारा जो है एग्जाम्पल हो गया तुम्हारे ज़्यादातर मोनोकॉट, जैसे वीट हो गया, मेज हो गया, बार्ली हो गया, डाइकॉट है, कैस्टर। ठीक है। इसके कॉटिलिडन यूजुअली आपको थिन और मेम्ब्रेनस मिलते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं पेरिस्पर्म क्या होता है। हमें पता है कि जो हमारा न्यूसेलस होता है वो न्यूट्रिटिव टिश्यू होता है और जो आपका सस्पेंसर का सबसे ऊपर वाला सेल होता है ये सस्पेंसर था, और इसका जो सबसे ऊपर वाला सेल होता है जिसको आप होस्टोरियम बोलते हो, ये न्यूसेलस से सारा खाना एब्जॉर्ब कर लेता है। करेक्ट ना। लेकिन क्या होता है कभी कभी पूरा न्यूसेलस जो है वो यूटिलाइज नहीं हो पाता है, थोड़ा बहुत न्यूसेलस का पार्ट जो है वो बच जाता है। तो ये जो बचा हुआ न्यूसेलस है दैट मीन्स द परसिस्टेंट न्यूसेलस, इट इज़ नोन एज पेरिस्पर्म। एग्जाम्पल इज योर ब्लैक पेपर एंड योर बीट। ठीक है। अब हम बात करते हैं आगे कि हमें पता है कि जो आपका ओव्यूल है वो ओव्यूल ही आगे जाके क्या बनता है? सीड। तो जो ओव्यूल की कवरिंग होगी दैट मीन्स इंटेगुमेंट, वो आगे जाके क्या बन जाएगी? सीड कोट। आपको पता है कि ओव्यूल के ऊपर एक छोटा सा छेद था जिसको आपने माइक्रोपाइल बोला था। ठीक है। वो माइक्रोपाइल जो होता है वो एक छोटे से छेद के फॉर्म में रहता है आपके सीड कोट के ऊपर, और उसी छेद के आपकी ऑक्सीजन जो है, पानी और जो आपकी हवा है वहाँ से एंट्री होगी जब उसको जर्मिनेट करना होगा तब। ठीक है। जैसे जैसे सीड मैच्योर होने लगता है बेटा वैसे वैसे उसका पानी का जो कंटेंट है वो कम हो जाता है। ठीक है। वो ड्राई होने लग जाती है और लगभग 10 से 15% मॉइस्चर बाय मास उसमें पानी रहता है। ये डेटा याद कर लेना। ठीक है। अब सीड क्या होती है? धीरे धीरे अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी स्लो कर लेती है और वो एक डॉर्मेंट स्टेज के अंदर चली जाती है। जब आप उसको बराबर कंडीशन देंगे, वापस हवा पानी सब कुछ नॉर्मल देंगे, तो वो वापस फेवरेबल कंडीशन के अंदर जर्मिनेट करने लग जाती है। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि ओव्यूल जो है वो सीड बन जाते हैं, ओवरी जो है वो फ्रूट बन जाती है। ठीक है। इंटेगुमेंट जो है वो आपके सीड कोट बन जाते हैं। वैसे ही जो आपकी ओवरी की वॉल होगी वो क्या बन जाएगी? फ्रूट की वॉल, जिसको आप क्या बोलते हो? पेरिकार्प। अब अगर आप पेरिकार्प को क्लियरली डिफ्रेंशिएट कर पाते हो क्या एंडोकार्प है, क्या मीजोकार्प है, क्या एक्टोकार्प है, ठीक है, एपिकार्प है, तो आप उसको बोलते हो फ्लैशी फ्रूट। एग्जाम्पल दे रखा है आपके यहाँ पे गुआवा, ऑरेंज और मैंगो। अगर आप ढंग से पेरिकार्प को डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाओगे कौन सी अंदर वाली कौन सी बाहर वाली है, तो आप उसको बोलते हो ड्राई फ्रूट। एग्जाम्पल दे रखा है ग्राउंडनट एंड मस्टर्ड। ठीक है। ये आप पढ़ लीजिएगा यहाँ पे। अब आगे दे रखा है कि बहुत सारे फ्रूट ने अपने अपने सीड के डिस्पर्जल के लिए अलग अलग मैकेनिज्म बना रखे हैं। ठीक है। ये अब हम बात करते हैं फ्रूट की। ये वाला सीड वाला पार्ट तो हमारा फिनिश हो गया। अब इन्होंने बोल रखा है कि यूजुअली क्या होता है, फ्रूट जो होता है वो ओवरी से बनता है, तो फर्टिलाइजेशन के बाद में बाकी सारे फ्लोरल पार्ट है ना वो झड़ जाते हैं। ठीक है। लेकिन अब फ्रूट भी 3 तरीके के होते हैं। एक होता है ट्रू फ्रूट, फॉल्स फ्रूट और पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। ट्रू फ्रूट वो होता है बेटा जी जो सिर्फ ओवरी से बनता है, जैसे कि आपका मैंगो हो गया, कोकोनट हो गया। फॉल्स फ्रूट वो होता है जिसके अंदर मैंगो तुम्हारे ओवरी के अलावा कोई और पार्ट भी कंट्रीब्यूट करता है। जैसे हम थैलेमस की बात करते हैं, थैलेमस इज द बेस ऑफ द फ्लावर और ये फ्लावर की डंडी है। बहुत सारे फ्रूट्स के अंदर थैलेमस भी कंट्रीब्यूट करता है फ्रूट फॉर्मेशन में। ऐसे फ्रूट्स को जिसके अंदर ओवरी के अलावा कोई और पार्ट भी इन्वॉल्व हो जाता है उसको आप बोलते हो फॉल्स फ्रूट। एग्जाम्पल एप्पल, स्ट्रॉबेरी एंड कैशू, तीनों में ही थैलेमस इन्वॉल्व होता है। आगे बात करते हैं पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। पार्थिनोकार्पिक फ्रूट को आप वर्जिन फ्रूट भी बोलते हो क्योंकि ये फ्रूट ना बिना फर्टिलाइजेशन के ही बनते हैं। तो अगर बिना फर्टिलाइजेशन के बने हैं तो सीड तो फर्टिलाइजेशन में बनता है, तो सीड इसके अंदर होगा ही, तो दिस फ्रूट्स आर सीडलेस। बहुत सारे फ्रूट्स ऐसे हैं बेटा जी जो नेचुरली पार्थिनोकार्पिक करते हैं, और कुछ ऐसे हैं जिनके अंदर हम इंड्यूस करवा सकते हैं। बनाना आपका नेचुरली पार्थिनोकार्पिक करता है, पाइनएप्पल, पेयर, एप्पल, इनके अंदर इनके पाइनएप्पल के अंदर भी नेचुरली हो जाती है, बाकी के अंदर हम करवा सकते हैं। ठीक है।
ये डायग्राम दे रखे हैं, डायग्राम को प्लीज़ देख लीजिएगा, लेबलिंग देख लेना, मैं सिर्फ डायग्राम को समझा देती हूँ। ये आपका मेज़ का ग्रेन जो ड्राई होता है, एक ही सीड है इसके अंदर, इंडेhiscent कैरियोप्सिस टाइप ऑफ फ्रूट है। बेटा हम पहले बहुत सारे टाइप ऑफ फ्रूट पढ़ाते थे, उसमें से एक टाइप है इंडेhiscent कैरियोप्सिस। इसको आप पलट लेना सीधा का सीधा, बुक एक पुराना क्वेश्चन है वो बार बार घूमता है तो उसको टिक करने के हेल्प करेगा। इसका जो पेरिकार्प है वो उसके सीड कोट के साथ फ्यूज रहता है, ये जानने की बात है। ये एल्यूरोन लेयर जो कि एंडोस्पर्म को कवर करती है, इसकी जो प्लॉइडी है वो वही प्लॉइडी होगी जो एंडोस्पर्म की होती है, तो ये 3N होती है और इसका काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, बाकी डायग्राम आप देख लेना। ये एप्पल है, एप्पल का ये वाला पार्ट जो है एप्पल फॉल्स फ्रूट है, ये वाला पार्ट ओवरी है और ये वाला पार्ट जो हम खाते हैं वो थैलेमस है। ठीक है, एक बार लेबलिंग पूरी की देख लेना। अब मैंने अभी आपको बोला था कुछ फ्रूट्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर नेचुरली पार्थिनोकार्पी हो रही है, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिनके अंदर हम इंड्यूस कराते हैं विद हेल्प ऑफ सर्टेन ग्रोथ हार्मोन, जैसे कि हो गया आपका ऑक्सिन और जिब्रेलिन। ठीक है, अब इन्होंने ये वाला थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाता है, क्यों? क्योंकि इन्होंने बोला कि सीड्स के काफ़ी एडवांटेजेस होते हैं एंजियोस्पर्म में। फिर उन्होंने एक लाइन दी है कि फर्स्टली रिप्रोडक्टिव प्रोसेसेस लाइक पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन आर इंडिपेंडेंट ऑफ वाटर। अब आपको तो दिमाग में ही आएगा कि यार पॉलिनेशन तो हम लोग तो वाटर पॉलिनेशन करके आए हैं, तो उसमें तो डिपेंडेंट हो गया। डिपेंडेंस नहीं है, अगर वाटर नहीं होगा तो कुछ और होगा। ऐसा नहीं है कि पूरी जो तुम्हारी एंजियोस्पर्म वो ख़त्म हो जाएंगे अगर पानी नहीं मिला तो, क्योंकि बाकियों पे भी डिपेंडेंस है। ब्रायो की तरह नहीं है कि हाँ भाई पानी चाहिए ही चाहिए क्योंकि हमारा गेमीट ही मोटाइल है, हम तो पानी में डूब के जाएंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, इसलिए ये उस रिस्पेक्ट में दिया हुआ है, तो प्लीज़ उसका ध्यान रखिएगा। फिर उन्होंने बोला कि सीड की अलग अलग अडेप्टिव स्ट्रैटेजी है ताकि वो नई नई हैबिटेट पे जाके डिस्पर्स हो सके, और अगर वो नई नई जगह पे जाएंगे तो वो इस नए एरिया को कॉलोनाइज भी कर पाएंगे। आगे बोल रखा है कि जैसे कि सीड है, आपका जो सीड है उसके अंदर भर भर के खाना है, तो जब वो सीडलिंग बनता है ना, तो सीडलिंग हाथों हाथ फोटोसिंथेसिस नहीं करता है, तो वो जब तक फोटोसिंथेसिस नहीं करता तब तक इतना खाना रहता है कि वो उसका ध्यान रख लेता है। ठीक है, फिर आपका जो सीड है उसके अंदर हार्ड कोटिंग है, सीड कोट है, वो सीड कोट आपके एम्ब्रियो को बचा भी लेती है। हमें पता है कि सीड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एंड में बना है, तो उसमें भर भर के जेनेटिक कॉम्बिनेशन या फिर वेरिएशन भी होंगे। अब इन्होंने बोला कि सीड हमारे एग्रीकल्चर का आधार है, बेस बनाता है। ठीक है, दो चीज़ें ऐसी हैं जो हमें सीड को लंबे टाइम तक स्टोरेज करने में हेल्प करती है और हम अगले ही साल उनको यूज़ कर ले उसमें भी हेल्प करती है। पहली है डिहाइड्रेशन और दूसरी है डॉर्मेंसी। डिहाइड्रेशन बोले तो हमें पता है उसका पानी कम हो जाता है, पानी कम हो जाएगा तो मेटाबॉलिक एक्टिविटी स्लो डाउन हो जाएगी, मेटाबॉलिक एक्टिविटी स्लो डाउन हो जाएगी तो जल्दी नहीं मरता। ठीक है, वो एक टेम्प्रेरी इनएक्टिव स्टेज के अंदर चला जाता है। तो इन दो कारणों की वजह से हम लंबे टाइम तक सीड को स्टोर कर सकते हैं ताकि हम खाने में यूटिलाइज़ कर सकें, और दूसरी अगले साल में हम उन्हीं सीड से नई क्रॉप को रेज कर सकते हैं। ठीक, अब इन्होंने बोला कि एक सीड कितने टाइम तक ज़िंदा रहती है, क्या गारंटी है? तो उन्होंने बोला कुछ के अंदर तो कुछ महीनों में वाइबिलिटी लूज़ करती है, लेकिन ज़्यादा के अंदर कुछ सालों तक चलती है। एग्जाम्पल दे रखे हैं दो काफ़ी पुराने सीड्स के, जैसे कि ओल्डेस्ट सीड है, एक हो गया लुपाइन, लुपिनस रेक्टिकस, जो 10,000 साल पुराना है, जो हमको आर्कटिक टुंड्रा से मिला था। ठीक है, और डेट पाम जो है वो है फिनिक्स रेक्टाइलिफेरा, जिसको जो हमने किंग हेरोल्ड्स पैलेस नियर द डेड सी से उठाया था, 2000 साल पुराना। मतलब ये 2000 साल और 10,000 साल तक डॉर्मेंट स्टेज में थे। फिर ये वाला इटैलिक्स के अंदर कुछ लिखा हुआ है, इसको ध्यान से देखिएगा। इसमें 3 बातें हैं जो इग्नोर कर देते हैं बच्चा। पहली कि ऑर्किड फ्रूट जो है उसके अंदर थाउजेंड्स ऑफ टाइनी सीड्स होते हैं, और दो और है ऑरोबैंके और स्ट्राइगा जो कि पैरासिटिक स्पीसीज है, इनके अंदर भी एग्जैक्टली सेम होता है, थाउजेंड्स ऑफ टाइनी सीड होते हैं। तो ये वाला पार्ट आप रख लीजिएगा। ठीक है, बाकी पूरा डेटा ये समझने की चीज़ है, मैंने आपको समझा दी है। और एक ये वाला जो पंगा कर रहा है ये मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आता है आखिरी टॉपिक, दैट इज एपोमिक्सिस एंड पॉलीएम्ब्रियोनी। अब बेटा जी हमें पता है कि सीड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एंड में बनता है। एपोमिक्सिस क्या होता है? एपोमिक्सिस होता है ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर यू आर फॉर्मिंग सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन। ठीक है, ये है तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही, पर क्योंकि सीड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बनता है तो ऐसा लगता है कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, तो ये एक तरीके का ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है विच मिमिक्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, इसके अंदर देखा जाता है एस्टेरेसी और ग्रासेस के अंदर। अब इन्होंने एग्जांपल दे रखा है कि कैसे हो सकता है। अब बेटा जी आपको पता है कि एक मेगास्पोर मदर सेल मियोसिस करती है और 4 मेगास्पोर बनाती है, उसमें से 3 रीजनरेट कर जाते हैं, एक फंक्शनल मेगास्पोर होता है जो आपका एम्ब्रियो सैक बनाता है। ठीक है, तो तुम्हारा एम्ब्रियो सैक के सारे सेल एन हो जाते हैं, फिर वो मेल के साथ एन के साथ फ्यूज़ करके 2N का जाइगोट बनाते हैं। करेक्ट, यहाँ पे ऐसा नहीं हो पा रहा है। यहाँ पे क्या होता है, आपका मेगास्पोर मदर सेल है वो मियोसिस शुरू करता है पर वो कंप्लीट नहीं कर पाता, तो वो माइटोसिस करता है। ठीक है, माइटोसिस करने के बाद उसको मिलता है एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक की प्लॉइडी अब क्या होगी, क्योंकि माइटोसिस बना है तो 2N, एम्ब्रियो सैक के सारे सेल, एग सेल, सिनर्जी, एंटीपोडल, सबकी प्लॉइडी क्या होगी 2N। तो आपका जो 2N वाला एग है वही आगे जाके 2N वाला जो एग सेल है वही आगे जाके क्या बना लेगा, कंप्लीट एम्ब्रियो। तो यहाँ लिखा हुआ है देखो, डिप्लॉयड एग सेल इज फॉर्म्ड विदाउट रिडक्शनल डिवीजन। जब एम्ब्रियो सैक ही डिप्लॉयड है तो एग सेल भी होगा और वो डेवलप कर जाता है किसमें, एम्ब्रियो में, विदाउट फर्टिलाइजेशन के। अब क्योंकि आपको अच्छा खासा एम्ब्रियो मिला है, डिप्लॉयड एम्ब्रियो मिला है, तो ये चीज़ बार बार भी हो सकती है, इसीलिए हमको रिकरेंट एपोमिक्सिस भी बोलते हैं।
दूसरा एग्जांपल बोल रखा है कि कभी कभी क्या होता है, जो आपका मेन एम्ब्रियो सैक है वो तो बन रहा है, नॉर्मली बन रहा है, लेकिन कभी कभी न्यूसेलस के सेल जो होते हैं वो अंदर की तरफ आ जाते हैं एम्ब्रियो सैक के अंदर, और वो भी एम्ब्रियो फॉर्मेशन में हेल्प कर देते हैं। तो अगर कभी न्यूसेलस के सेल एम्ब्रियो फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं तो ऐसा लगेगा जैसे एक ही सीड में बहुत सारे एम्ब्रियो हो गए। इस कंडीशन को आप बोलते हो पॉली एम्ब्रियोनी, और ये टाइप ऑफ पॉली एम्ब्रियोनी है एडवेंटिव पॉली एम्ब्रियोनी, जिसके अंदर न्यूसेलस के सेल या कभी कभी इंटेग्यूमेंट्स के सेल भी एम्ब्रियो सैक के अंदर आके एम्ब्रियो में डेवलप कर जाते हैं। ठीक है, इसको याद रखेंगे। अब इन्होंने एक चीज़ और दे रखी है कि हमें पता है कि हमें मान लो एक प्लांट है ए, एक प्लांट है बी, इन दोनों को मैच करके हमको बनाना है सी, जिसके अंदर सारी सुपीरियर वेराइटीज़ होगी, इसको हम हाइब्रिड बोलते हैं। लेकिन मान लो अगर आपने हाइब्रिड उगाया तो पहली चीज़ तो महंगी है अगर आप फार्मर है तो, और दूसरी चीज़ अगर ये हाइब्रिड को हम उगा देंगे तो फिर अगर ये क्रॉस पॉलिनेशन करता है तो इसके सारे कैरेक्टर वापस सेग्रीगेट हो जाएंगे, तो आपको अगले साल ना वापस हाइब्रिड बनाना पड़ेगा, ये बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है। तो मान लो मैंने एक बार हाइब्रिड बना के रख लिया, अब मैं चाहती हूँ कि यही प्लांट मेरे को अगली 5 जनरेशन तक मिले, तो मैं इसका एपोमिक्सिस करा लूँगी। एपोमिक्सिस है क्या, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो कैरेक्टर तो मुझे इस हाइब्रिड वाले मिलेंगे, और वो एपोमिक्टिक सीड को मैं स्टोर करके रख लूँगी, और मेरे जो जो साल है जिस चीज़ में क्रॉप रेस करनी है उसमें यूटिलाइज़ कर सकती हूँ। तो एपोमिक्टिक सीड जो है वो आपके हाइब्रिड के कैरेक्टर्स को सेग्रीगेट नहीं होने देती, ये इसका बहुत बड़ा फ़ायदा है। ठीक है, क्योंकि एपोमिक्सिस फार्मर्स को इस लेवल पे हेल्प कर रहा है, इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि हम एपोमिक्सिस के पीछे का जेनेटिक्स पढ़ें और कैसे एपोमिक्टिक के जीन्स को हम हाइब्रिड वेराइटी में ट्रांसफ़र कर सकते हैं वो सब पढ़ें। ठीक है, तो ये वाला पार्ट हो गया कंप्लीट। अब समरी में एक दो बातें दे रखी है कि फ्लावर्स आर द सीट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सीट वर्ड पहली बार यूज़ करा गया। फिर ये वाली बात हमने पहले पढ़ ली है। अब हम बात करेंगे ये वाली, एक आर्कीस्पोरियम वर्ड दे रखा है, उसको ध्यान से समझना, आगे थ्योरी में कहीं है ही नहीं। हमने बोला था कि न्यूसेलस का एक सेल जो है माइक्रोपाइल की साइड का वो अचानक से बड़ा हो जाता है, और इसको आप बोलते हो मेगास्पोर मदर सेल। होता क्या है, न्यूसेलस का एक सेल अचानक से बड़ा होता है, उसको आप बोलते हो आर्कीस्पोरियम या आर्कीस्पोरियल इनिशियल सेल। वो दो में डिवाइड करता है, एक ऊपर वाले में और एक नीचे वाले में। ये नीचे वाला जो है वो आगे जाके मेगास्पोर मदर सेल बनाता है, फिर आगे का काम करेगा मियोसिस। अब यहाँ क्या लिख रखा है, उन्होंने बोला द सेंट्रल टिश्यू इज द न्यूसेलस इन विच द आर्कीस्पोरियम डिफरेंशिएट अ सेल ऑफ द आर्कीस्पोरियम। मैंने बोला था ये आर्कीस्पोरियम, इसके दो सेल्स होते हैं, ऊपर वाला और नीचे वाला, और ये नीचे वाला आगे जाके क्या बनाता है, मेगास्पोर मदर सेल। तो इन्होंने बोल रहा है सेल ऑफ द आर्कीस्पोरियम द मेगास्पोर मदर सेल डिवाइड मियोटिकली एंड वन ऑफ द मेगास्पोर फ्रॉम द एम्ब्रियो सेक। इसको याद रख लेना, आर्कीस्पोरियम वर्ड कहीं है नहीं आगे। ठीक है, बाकी इसमें ऐसा कुछ नया है नहीं, एक बार आप पढ़ना, ये हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर वाली बात भी देख लेना। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर डन हो गया है, अगला चैप्टर हम दूसरा शुरू करेंगे। ठीक है, थैंक यू।